माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर एंड डॉक्टर के.जी. सुरेश सर। पूरा नाम है सर का कुमार गोविंद सर। काफ़ी लोगों को पता नहीं है सर, गूगल पे आता भी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं। सर जो हैं अभी इंडियन हैबिटेट सेंटर IHC के डायरेक्टर हैं, और IMC में मेरे समय में सर डायरेक्टर थे, मेरे डायरेक्टर जनरल रहे हैं, और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और पत्रकारिता में फील्ड पर भी सर का बड़ा अनुभव रहा है, और मीडिया जगत में एक जाने माने शिक्षाविद सर माने जाते हैं। और आपका बहुत मतलब इंडस्ट्री में, एकेडमिक्स में सर दोनों ही जगह आपका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जी सर। सर सबसे पहले आप ये बताएं कि जो IHC है इसका क्या रोल है, इसके बारे में बताएं, और हमारे जो मीडिया के विद्यार्थी हैं IHC से वो किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। जी, धन्यवाद हरिशंकर सोनी जी, आपके इस शो में मैं दोबारा आया हूँ। बिल्कुल सर। और बहुत अच्छा लग रहा है। और इंडिया हैबिटेट सेंटर या भारत पर्यावास केंद्र जो है, ये 90 के दशक में इसकी स्थापना हुई। ये एक बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र है, और देश भर के जो बुद्धिजीवी हैं, संस्कृत कर्मी हैं, और जो साहित्यिक लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, अफसर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पत्रकार है, ये सब इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और एक तरह से देश के बौद्धिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है पिछले 3 दशकों में। यहाँ 36 इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर हैं, और यही नहीं, यहाँ दिल्ली का सबसे बेहतरीन जो है खाने पीने की व्यवस्था है, और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है, जो पाचन जो है, आपको खाना यहाँ, भोजन यहाँ मिलेगा। और यहाँ बहुत प्रतिष्ठित यहाँ आपके सभागार हैं, जहाँ हर कलाकार की तमन्ना होती है कि वो एक बार परफॉर्म करें। स्टेन ऑडिटोरियम जिसका नाम है। तो ऐसे बहुत सारे जगह है, एक बड़ा केंद्र है। और मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो बौद्धिक कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, निश्चित ही उनका जो है बेहतरीन होगा समझ। मैंने यहाँ कार्यभार पिछले वर्ष संभाला था, अप्रैल में। जी, 1 साल और पूरा मैंने जो है भारत बोध केंद्र की स्थापना की है, जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय विचार, भारतीय इतिहास, भारतीय विरासत, इस पर हम यहाँ अपने पुस्तकालय में भी इसको लेकर कई पुस्तकें हैं। और उसके अंतर्गत हम बहुत सारे कार्यक्रम करा रहे हैं, जैसे कि ICPR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च को लेकर, भारतीय दर्शन को लेकर कार्यक्रम कराते हैं। संलाप सीरीज़ के अंतर्गत हम विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं, भारत के इतिहास के, भारत के संस्कृति के। तो इस तरह बहुत सारे टॉक सीरीज़ हमने शुरू किया। ये सब निश्चित ही किसी भी पत्रकारिता के विद्यार्थी के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ वर्कशॉप्स होते हैं, थिएटर वर्कशॉप्स होते हैं। अब हमने FTI के साथ मिलकर, फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए, और पत्रकारिता जगत के हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। मतलब कि IHC मीडिया से काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं। निश्चित। क्योंकि सर आप मीडिया से दूर नहीं जा सकते हैं, और मीडिया पे ही मेरा सवाल रहेगा कि मीडिया के जो बच्चे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हमेशा देखते रहते हैं कि कहाँ से करें, तो देश भर में बहुत सारे आज के समय में ऑप्शन हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज़ करें, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को बताना हो कि कैसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, उसका बेस्ट कोर्स अपने हिसाब से कैसे तय करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि उसको सिर्फ बड़े नामों के हिसाब से जाना नहीं चाहिए। उसको 2-3 फैक्टर्स को हर विद्यार्थी को ध्यान में रखना है, जो भी मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। पहला कि मीडिया में इस वक्त क्या वो जो कोर्स परस्यू कर रहा है, उसका डिमांड कितना है। डिमांड, बिल्कुल। हाँ, सर। तो उसका डिमांड कितना है, क्योंकि आखिरकार प्लेसमेंट का ही लक्ष्य होता है। सही बात है सर। सीखने के पीछे है कि कहीं ना कहीं मैं जुड़ूं किसी न किसी संस्था के साथ। तो
उसके लिए मैं वही कोर्स करूं जो आज मार्केट में डिमांड में है, वो नहीं जो मार्केट में ख़त्म हो रहा है या मार्केट में जिसकी डिमांड कम हो गई है। तो पहले उसको ये देखना पड़ेगा। दूसरा, जो संस्था में जा रहे हैं उस संस्था का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड क्या है, उसके संपर्क कितने हैं। बिल्कुल है ना। तो इसलिए आप इंस्टीट्यूट का आकार और इंस्टीट्यूट का बड़ा नाम सिर्फ इस पर मत जाइए, क्योंकि आखिरकार प्लेसमेंट के लिए उनके कनेक्शंस कितने हैं। क्या वो सिर्फ पढ़ा के छोड़ रहे हैं आपको, या वो आपको पहला एक मंच प्रदान कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। अभी जैसे एक संस्था से मैं जुड़ा रहा, एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, बिल्कुल वहाँ 100% प्लेसमेंट है। उन्होंने इतना एक अपने कई दशकों के अपने कार्य से उन्होंने ऐसा एक नेटवर्क बनाया है कि उनका डिप्लोमा ख़त्म होने से पहले ही विद्यार्थियों का प्लेसमेंट ज़्यादातर विद्यार्थियों का हो जाता है। तो ये एक तो वो क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। तीसरा जो है, जो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही वहाँ सहूलियत क्या है, कि आपका है सबसे बड़ी चीज़। वहाँ की सहूलियत क्या है, वहाँ स्टूडियो है या नहीं। आजकल जैसे नए टेक्नोलॉजी जो बाजार में है, जिस तरीके से डिजिटल फिल्म में, जैसे आपने कहा कि उस कोर्स की डिमांड है कि नहीं, डिमांड है कि नहीं, और उस कोर्स के सुविधाएं वहाँ है या नहीं। कई लोग ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, मैं ऐसे विश्वविद्यालय जानता हूँ जिनके पास बेसिक स्टूडियो नहीं है। आज के तारीख में एक बड़ा महत्वपूर्ण है ड्रोन पत्रकारिता। अब ड्रोन कहाँ पढ़ाया जा रहा है जी तो ड्रोन जर्नलिज्म है या नहीं, डिजिटल फिल्म मेकिंग, ये भविष्य यहाँ है या नहीं। तो कन्वेंशनल चीज़ों के साथ साथ इन सब चीज़ों पर भी फोकस देने के लिए उनके पास सुविधा है या नहीं, पॉडकास्ट फैसिलिटी है या नहीं। जी सर, है ना। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें एक बार सहूलियत को देखना है, और फिर एक होता है वर्ड ऑफ माउथ। देखिए, सोशल मीडिया में कौन कितना प्रचार प्रसार करता है, जिसके पास जितना संसाधन उतना वो निवेश करता है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ, प्रमुख संस्थाओं के विद्यार्थी जो पास आउट हैं उनसे पूछिए कि भाई कैसा रहा आपका अनुभव। जी, ये ज़रूरी है। जी सर। तो वहाँ के टीचर्स कितने डेडिकेटेड हैं, कितने समर्पित हैं, कितने उपलब्ध हैं। सही बात है सर। या सिर्फ गेस्ट फैकल्टी से काम चलाते हैं। कई बड़े संस्थाएं ऊंचे, वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, है ना। सिर्फ गेस्ट फैकल्टी पर निर्भर है, या उनका डेडिकेटेड अपनी फैकल्टी है जो उनको जो है फुल टाइम वो अवेलेबल है मार्गदर्शन के लिए। देखिए, विषय के लिए तो बाहर से लाना पड़ेगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली वहाँ फैकल्टी के लोग आते हैं या नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ का एटमॉस्फेयर, एम्बियंस कैसा है, एम्बियंस बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भीड़ भाड़, कंजेस्टेड, बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे, बैठने की जगह नहीं, या एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं। जी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि और किस तरीके का एक कल्चरल एनवायरनमेंट दे रहे हैं, कितने इवेंट्स वहाँ होते हैं, ताकि एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो भी साथ साथ जाता है। जी सर। उसके लिए कोई अलग कोर्स नहीं होता है। तो इन सब कार्यक्रमों में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। जी सर। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको कितना मिलेगा, ये भी एक विद्यार्थी को देखने की आवश्यकता है। और फिर तो बाकी रैंकिंग है, आपका अपना बजट कितना है ना, वो सब चीज़ों भी आपको देखने की बिल्कुल आवश्यकता सर। इसके बाद मुझे एक चीज़ बहुत ध्यान आ रही है सर आपकी बात से, कि जो इतने सारे कोर्सेज़ भी आज की डेट में उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है वो अब ये नहीं चाहता है कि मैं कहीं से एमए कर लूँ, मैं बीए करके बैठ जाऊँ, फिर उसके बाद सरकारी जॉब की तैयारी कर लेंगे। आप देखिए, सरकारी जॉब में भी जो कंपटीशन वाली जो तैयारी है, उसमें भी वो रेशियो अब बढ़ नहीं रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि अरे इंस्टाग्राम प्रमोशन करके ही जब पैसा मिल रहा है, यूट्यूब करके वो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मीडिया की लाइन में वो अपने आप आ रहे हैं। और क्या आप समझते हैं कि वहीं अगर थोड़ा सा कोर्स उसी तरह का अच्छा कर ले, क्योंकि कम्युनिकेशन की आप देखिए दुनिया भर में सबसे बड़ी संख्या इंडिया से है इन्फ्लुएंसर्स की। कम्युनिकेशन के उस वर्ल्ड में इंडिया का, भले हमारे प्लेटफॉर्म्स खुद के ना हो, अमेरिकन डोमिनेंस उसमें हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंसर है, जो एक टैलेंट है लोगों के अंदर, कि वो अगर उसको प्रोफेशनल तरीके से उसको ढाल लिया जाए, इस तरह के जो कोर्सेज अगर कर लिए जाएँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भविष्य जो है कम्युनिकेशन का, वो कंटेंट क्रिएशन है। जी। तो अब जर्नलिज्म शुद्ध रूप से नाम देना मैं समझता हूँ कि उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध रूप से मात्र पत्रकारिता भी जरूरी है। बिल्कुल, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। तो पत्रकारिता जितना एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो जरूरी है,
लेकिन अगर आप जॉब की दृष्टि से देखेंगे तो सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आए हैं, तो कम्युनिकेशन में क्या क्या उपलब्ध है आप ये देखिए। और वो अपने आप ही खींचे चले आ रहे हैं, बिल्कुल। उन्हें भी पता नहीं चल तो रहा। कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है एडवर्टाइजिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जी, इसमें आप जा रहे हैं नहीं। डिजिटल मीडिया है जो मैंने आपको कहा, OTT प्लेटफॉर्म्स है उसको देखिए, एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, गेमिंग है, कॉमिक्स है, ड्रोन है, सोशल मीडिया तो और भी बहुत सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की आज की तारीख में बात हो रही है ना, बिजनेस एंड फाइनेंशियल जर्नलिज्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सिखाए जा रहे हैं। कंटेंट मैनेजमेंट वो बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें आप तलाश कीजिए कि कहाँ उपलब्ध है जो आपका ये जो रिक्वायरमेंट्स है मार्केट में, जिन चीज़ों की आज बाजार खुली हुई है, सब आज पैसा बहुत है बाजार में, कहाँ लगाना है नहीं मालूम, तो स्टॉक मार्केट का जो आइडिया है, आपका फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल जर्नलिज्म बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मीडिया, आजकल मीडिया घराने तो बहुत है, कई लोग MBA कर लेते हैं, लेकिन उस MBA का क्या मतलब जिसमें जो है आपको मीडिया घराने चलाने का आपको अनुभव नहीं है जी। तो मीडिया मैनेजमेंट क्या चीज़ है ये समझना बहुत जरूरी है जी। आज जो है एक फिल्म बनी थी बैंड बाजा बारात, आपको याद होगा, इवेंट मैनेजमेंट पे। जो इवेंट मैनेजमेंट है जी सर, आज के तारीख में छोटे शादियों से लेकर बड़े बड़े इवेंट्स, आज अगर आप टेलीविज़न भी देखेंगे, आज टेलीविज़न न्यूज़ सब्सक्राइबर के बेसिस पर कमाई नहीं कर रही है, इवेंट से कमाई कर रही है। जी सर। और उनको भी इवेंट मैनेजमेंट वाले चाहिए। मैक्सिमम टेलीविज़न चैनल्स का इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट से कमाई होती है, डे टू डे कवरेज से उनको कमाई नहीं होती है, स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, ये जो इवेंट्स स्पॉन्सर कराते हैं उससे होता है। तो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कहाँ उपलब्ध है, इसको भी आपको देखना है। बिल्कुल सर। मैं समझता हूँ कि अब आपको जो कन्वेंशनल जो लाइन्स है उससे हटके आपको आगे जाने की आवश्यकता है। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पत्रकारिता पे पूछना चाहूँगा कि समय का दौर जो है बदलता है, आज हम देख रहे हैं पत्रकारिता अपने कहीं ना कहीं निचले स्तर पे है, तो क्या लगता है फिर से ये रिवाइव होगा, फिर से एक वो कहीं ना कहीं क्रांति आएगी, जैसे अल्टरनेटिव जर्नलिज्म आज देखिए ये फेज है, देखिए ये तो फेज है, मैं नहीं समझता हूँ कि निचला या ऊंचला, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। ये तो फेज है। पत्रकारिता में क्या आपातकाल के दौरान जो है क्या सरकारी नियंत्रण नहीं था क्या? जी था, लेकिन वो एक फेज था। तो ऐसे अगर पत्रकारिता, आज याद रखिए कि दो चीज़ों में बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है जिसके चलते लोकतांत्रिकरण हुआ है। तो हर एक के हाथ में जो है, हर व्यक्ति आज कम्युनिकेटर बन गया है, सिटीजन कम्युनिकेटर बन गया है ना। नागरिक खुद संचार कर रहा है अपने स्तर पर। एक अखबार मुश्किल से 5-10 हज़ार लोगों तक एक छोटे स्तर का अखबार बिकता था, मध्यम स्तर का। आज जो है आपके अपने सब्सक्राइबर, मैं तो मेरे अपने सब्सक्राइबर पर 50,000 है। बिल्कुल, है ना। मैं पहुंचता हूँ 50,000 लोगों तक रोज सुबह शाम। तो एक व्यक्ति खुद इतने लोगों तक पहुंच सकता है, ब्लॉग्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, दुनिया भर के, व फेसबुक के माध्यम से पहुंच सकता है। तो वो तो टेक्नोलॉजी में बड़ा परिवर्तन आया। तो ज़रूरी नहीं है सबके सब प्रशिक्षित है कि वो इतना क्वालिटी कंटेंट तैयार करें। नंबर 2 जो हुआ है, ओनरशिप पैटर्न्स। ओनरशिप पैटर्न भी बदल गया है। एक समय था जब गांधी जी अखबार चलाया करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर अखबार चलाया करते थे, लोकमान्य गंगाधर तिलक जो है अखबार चलाया, गणेश शंकर है विद्यार्थी, ना, गणेश शंकर विद्यार्थी चलाया करते थे, हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी चलाया करते थे, है ना। इस वर्ष हम 200 वर्ष मना रहे हैं उदंत मार्तंड के, जी सर, है ना। तो हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि आज ओनरशिप पैटर्न भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कुछ है ट्रस्ट होंगे, कुछ आपके ट्रिब्यून जैसे ट्रस्ट होंगे, या आपके उड़ीसा में समाज जैसे अखबार जो ट्रस्ट के माध्यम से या कोऑपरेटिव्स के माध्यम से चलते हैं, ऐसे कुछ होंगे। उनको छोड़ दीजिए, तो ज़्यादातर मुनाफा जो है कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आज ऑब्जेक्टिव बन गया है। समाज को सूचित करना, शिक्षित करना, प्रेरित करना, ये प्रायोरिटी में है नहीं। तो जाहिर है कि क्वालिटी भी, स्तर भी गिरेगा। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार भी है जो आज भी जर्नलिज्म ऑफ करेज की बात करते हैं, है ना। आज भी RTI को इस्तेमाल करके बहुत सारे पत्रकार जो है लिखते हैं। तो मैं खुद रामनाथ गोयनका जूरी का सदस्य हूँ
आप और हर गणेश वर्ष शंकर विद्यार्थी जो वो तो मुझे पुरस्कार मिला भी है, आपको मिला लेकिन 2020 मैं में। जो है रामनाथ गोयनका अवार्ड के जूरी में पिछले कई वर्षों से हाँ हूँ। अभी भी उपराष्ट्रपति ने सबको सम्मानित जी, किया। अभी भी तो किया उस अवार्ड में आज भी पत्रकारिता जिंदा है। जी सर। भाषाई अखबारों में बहुत सारे अच्छी अच्छी खबरें आती है ना। आज समाज में क्या हो रहा है उसको लेकर, ये सिर्फ सरकार की आलोचना ही नहीं होती है पत्रकारिता। पत्रकारिता जो है समाज को शिक्षित करने और प्रेरित करने का भी काम करती है। तो उस तरह का पत्रकारिता हो रही है नहीं। यही बाबा साहब के मूक नायक ने किया था, यही गांधी जी के हरिजन और यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन ने किया था, है ना। तो उस समय का पत्रकारिता थी। तो कहीं ना कहीं आज भी है, लेकिन हाँ संख्या कम हो गई है। उसके कारण मैंने आपको बताया। पत्रकारिता वाला सर क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि कई विद्यार्थियों के मन में वो पत्रकारिता करने का वो है जुनून, लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं पत्रकारिता में पैसा नहीं है, तो फिर वो मीडिया के जो दूसरे पक्ष हैं कहीं ना कहीं उधर वो अपना ओरिएंटेशन लेते हैं। क्या आपको लगता है कई नई टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ उनका कहीं ना कहीं कि भाई रेवेन्यू या पैसा भी कहीं ना कहीं मैनेज हो देखिए जाए? अभी तो आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट क्या चाहती जी है ना। आज भी शोध आधारित, शोध परक पत्रकारिता, रिसर्च ड्रिवन, है ना। आज उसके लिए एआई टूल्स हैं आपके पास बिग डेटा को ब्रेक करने का जो है आपके पास टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके माध्यम से आप डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म कर सकते हैं। प्राइवेट है ना? वाले तो इंस्टीट्यूट्स ये में। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी है, कुछ कुछ सरकारी में भी है। लेकिन कहने का मतलब है कि हमको ये जो नए एरियाज हैं, जो न्यू हॉराइजन्स हैं, उसकी तरफ भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लगेगा, है ना। डिजाइन थिंकिंग की बात हो रही है ना। बिल्कुल है ना। आज हम कस्टमाइज्ड कंटेंट की बात कर रहे हैं, उसमें लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल पत्रकारिता में जो रुझान है सिर्फ उसमें नहीं, आपका ऑटोमोबाइल में भी लोगों का उतना ही रुझान है, लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी उतना ही रुझान है ना। ग्रामीण अंचलों में रूरल जर्नलिज्म का काफ़ी आज के तारीख में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जो है बढ़ गया है। लोग चाहते हैं खेती किसानी के बारे में जानना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, कस्टमाइज्ड हो गया है। तो इन सब के लिए आप कैटर कर सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक, सिर्फ उस क्षेत्र में सैचुरेशन आ गया है, लेकिन आप अपने ब्लॉग्स के जरिए, अपने पॉडकास्ट के जरिए, है ना, आज इतने अपॉर्चुनिटीज़ है। आप लोगों को देश के पर्यटन स्थलों पर इंटरेस्ट है, लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है ना, लोगों को ट्रेडिशन परंपराओं में इंटरेस्ट है, तो आप उसको यूज़ करिए ना। AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इनको आप यूज़ करिए। तो टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करना पड़ेगा, एनिमेशन को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए तब जाके आपकी स्टोरी में लोगों को इंटरेस्ट होता है। आज का समय विजुअल स्टोरी टेलिंग का ज़माना है। मैंने जो कहा कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट में अब आप पुरानी तरह आप आधे घंटे का इधर एक शो करेंगे, कोई बैठ के सुनेगा नहीं। सही बात है सर। आप रील्स में उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से कैसे पहुंच रहे हैं, आप उनको जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं, है ना। आपको आज जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको मल्टीटास्किंग आना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो विद्यार्थी टेक्नोलॉजी में जिसने महारत हासिल कर दी, और साथ साथ अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है सर, है ना। लैंग्वेज में पकड़ होना ज़रूरी है। लैंग्वेज लैब किधर किधर है ये भी देखने की ज़रूरत है। क्या आपके कॉलेज में लैंग्वेज लैब है या नहीं, जो आपके भाषा को, आपके वर्तनी को सुधारे। सिर्फ लिखना ही नहीं, आपका उच्चारण, हाउ यू प्रोनाउंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक प्रकरण आपको याद होगा, किसी ने जो है शी जिनपिंग को जो है एक बड़े चैनल में लेवन जिनपिंग कह दिया था, क्योंकि वो रोमन में लिखा हुआ था जी, XI, तो शी को उन्होंने बोल दिया था। तो बाकर खैर उनको तो डीरोस्टर वगैरह कर दिया था। लेकिन क्यों ऐसी दुर्घटनाएं होती है? क्योंकि आपने ट्रेन नहीं किया है। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कहाँ दिया जाता है, ये भी विद्यार्थी को देखना। बिल्कुल सर। तो आपने बहुत अच्छा समय देकर आज पत्रकारिता पे और विभिन्न कोर्सेज पे बात की। मैं जो कंक्लूजन वो जो पत्रकारिता का निकल के आया, मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं अगर वो स्किल्स सीख लें, रिक्वायर्ड स्किल्स सीख लें, तो वो जो गेट कीपर्स हैं वो उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं पावरफुल हो सकते हैं। क्योंकि आज उन एडिटर्स की कोई नहीं सुनता। अगर आपके पास स्टोरी है और स्टोरी को करने का कहीं ना कहीं आपके पास तरीका है, वो अगर आपने कहीं आना चाहिए और कहीं ना कहीं वो अच्छे संस्थान से आपने सीखा है, बढ़िया तरीके से उसको एक्वायर किया है, तो आप अपने दम पे जो है अच्छी पत्रकारिता भी कर सकते हैं। और जैसा सर ने कहा कि दुनिया भर के मीडिया में आपके पास सीखने के लिए तमाम तरह की चीज़ें हैं, चाहे आप AI से जुड़ी चीज़ें करें, ग्राफिक्स से जुड़ी चीज़, एनिमेशन से जुड़ी चीज़ें करें, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मीडिया में अवेलेबल हैं। मीडिया के दरवाजे बहुत बड़े हैं,
लेकिन स्किल्स के जरिए आप उनके जो है खटखटा सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।